हाँ जी बच्चे, दोबारा से लाइव आ गया हूँ मैं, तो प्लीज दोबारा से जल्दी से फटाफट से जुड़ जाएं सभी बच्चे। सभी बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। जो बच्चे लाइव आप आए हैं एक बार फिर से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे बेटा। किरणदीप कौर, गुरलीन कौर, साहिलप्रीत सिंह, संदल, गुरलीन बाजवा, मंजू चौधरी, अनिंदर सिंह, हरसिमरन कौर, इमनंदनप्रीत कौर, जसलीन कौर, गौरी ठाकुर, जबराज सिंह, आश्रय नंदा, गीताक्षी, मनजोत कौर, नवरूप कौर, प्रशांत शर्मा, संदल, जैस्मीन, आरक्षण वालिया, सोनाली महाजन, हर्षिता, मनरीत कौर, हरजोवन, 12C, राधेश 12A, परमजोत 12C, Hello bachcho, good morning all of you and welcome again to our physics class. Student, today we are going to perform on the article. That article is power factor actually. जिसके साथ हमें डील करना है वो है हमारे पास पावर फैक्टर। देखो बच्चों, आज मैं इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल्स पे चल रहा हूँ। ये मेरे लास्ट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, तो सभी बच्चे उस नए चैप्टर से प्लीज जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो चैप्टर जैसे ही निकलेगा वैसे ही हम ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर देंगे। और ऑप्टिक्स हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आप ये मान के चलिए कि वेटेज के हिसाब से अब फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। तो आप मान के चलो कि ऑप्टिक्स जैसे ही आपका कवर होता है, आप ये सोच लेना कि आपका सिलेबस लगभग निकल चुका है। फिर हम रिवीजन बैचेस चलाएंगे जिनमें हम रिवाइज कराएंगे आपको सिलेबस। तो बच्चों, हमारा बेसिक जो टारगेट है आज के लिए वो, मैं देखो सैटरडे को भी मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स लिए थे, आज भी मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं करवाऊँगा, आपको इजीएस्ट टॉपिक करवाऊँगा जो आपको आप एक बार में अगर मेरे साथ साथ पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं इस पार्ट में, जब पार्ट 2 में आता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, तो स्पेशली मेरे पास एक आर्टिकल बनता है जिसका बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, दैट इज एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट में आपको ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। यहाँ पे करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। कैसे कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे वोल्टेज लीड्स करंट बाय एन एंगल 90 डिग्री इन केस ऑफ इंडक्टर।
Also, we have calculated the value of resistance offered by the LCR circuit, that was equivalent to Z R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। हमने कहीं ना कहीं ये चीज भी पढ़ रखी है। जब हम इंपीडेंस ट्रायंगल के साथ डील करते हैं, या यूं कहें कि इसके डायग्राम के साथ डील करते हैं, तो हम डायग्राम कुछ इस तरह से बना के हमने प्रेजेंटेशन दी थी कि ये हमारे पास है करंट के लिए और यही है हमारे पास वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस के लिए। 90 डिग्री लैग करता था कौन? VC, और 90 डिग्री लीड करता था करंट को कौन? VL। और हमने माना कि VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब इंडक्टिव सर्किट हमने माना, तो हमारे पास यहां पे जो वैल्यू बनी दैट इज VL माइनस VC। और हमने यहां से एक ट्रायंगल बना के बाहर निकाल ली, जिस ट्रायंगल का नाम हमने दिया क्या? इंपीडेंस ट्रायंगल। तो एक्चुअल में वो इंपीडेंस ट्रायंगल यहां से बनी थी, जिसको हमने कुछ इस तरह से बनाया है, इस तरह से। ये हमारे पास है VL माइनस VC और ये है हमारे पास IR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज XL माइनस XC और ये R और ये Z दैट इज द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो Z की वैल्यू आप देख लो यहां से R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। और ये एंगल हमने मान लिया जी कितना? 5। अब देखो बच्चों, मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं पावर फैक्टर के साथ डील करूंगा तब पावर फैक्टर में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी। अब आपको पता है कि पावर, एवरेज पावर इंडक्टिव सर्किट में आपने क्या निकाली थी, आपको याद होगा। एवरेज पावर इन एन इंडक्टिव सर्किट, आपने मेरे को बताया था कि सर जी ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS और cos फाई, आपने ये वैल्यू बताई थी मेरे को। ERMS IRMS इंटू cos फाई, जिसको हम इसको क्या बोलते थे? वर्चुअल वैल्यू बोलते थे। EV इंटू IV और इंटू cos फाई, दिस इज पावर। ये EV क्या है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF, जिसको हम किसके इक्वल रखते हैं? RMS वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट। IV का मतलब है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये आपके पास थी ट्रू पावर, इसको आप बोलते थे ट्रू पावर। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ पावर, ट्रू पावर। अब देखो यहां पे पावर फैक्टर क्या चीज है, स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे ये जो cos है यही पावर फैक्टर को डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, चलो बातें करते हैं। cos फाई को मैं पावर फैक्टर बोलता हूं, दिस इज रियल पावर डिवाइड बाय वर्चुअल पावर, यानी कि IV इंटू EV इंटू IV, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पावर फैक्टर। अब भाई अगर मैं आपको कहूं कि ये पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर आपका cos फाई के बराबर है, cos फाई के बराबर है। और इंपीडेंस ट्रायंगल में ध्यान से देखो कि cos फाई की वैल्यू क्या है? cos फाई की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस है आपके पास R और हाइपो है Z। अब आप एक चीज देखो कि R डिवाइड बाय Z की वैल्यू कितनी है जी? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहां से ये बात देखूं तो पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी +1 और लेस देन 1, है ना। पावर फैक्टर आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस रिलेशन को देख लो आप, पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी +1
और इसकी वैल्यू लगभग आपको लेस देन 1 ही मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू +1 और वैल्यू इसकी मिलेगी ज्यादातर आपको लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 वैल्यू मिल सकती है या मैक्सिमम आपको +1 वैल्यू इसकी मिल सकती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम बातें करते हैं कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। आपको पता है कि अगर थीटा बढ़ता है ना, cos थीटा के केस में अगर थीटा बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, घटती है। अगर sin थीटा के केस में थीटा बढ़ता है तो sin थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है। ये चीजें आप याद रखो। तो यानी कि इसकी cos के लिए मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब एंगल उसका क्या हो, 0 हो। यानी कि इफ cos फाई is equal to, if phi is equal to 0 then cos 0 is equal to 1. cos 0 1 आने का क्या मतलब, this is the maximum value of power factor, this is maximum value of power factor मैक्सिमम वैल्यू है पावर फैक्टर की। अगर हमने 1 रख दिया यहाँ पे तो आपकी जो ट्रू पावर है वो वर्चुअल पावर के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मतलब ट्रू और वर्चुअल दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ट्रू और वर्चुअल दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। अब देखो, अगर आपके पास इफ सर्किट कंटेन्स इंडक्टर ओनली, तो आपको पता है ना कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज और ईएमएफ में फेज कितना होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, ये देखो। और यहाँ कैपेसिटर के केस में भी 90 डिग्री का फेज होता है। तो इफ सर्किट कंटेन्स इंडक्टर ओनली और कैपेसिटर ओनली, देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ ये दोनों बातें, कैपेसिटर ओनली, देन phi is equal to 90 degree. What it mean? कि cos phi that is cos 90 degree that is equal to 0. What it mean? कि power factor is 0. मतलब क्या है इसका, इस बात का मीनिंग समझो। इस बात का मीनिंग ये है कि चाहे आप कैपेसिटर लेके काम करो, चाहे आप इंडक्टर लेके काम करो, एवरेज पावर आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। एवरेज पावर हमेशा क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। मतलब प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के पास एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर एवरेज पावर कंज्यूम्ड, हेंस एवरेज पावर consumed hence average power consumed in pure inductor or ideal capacitor is 0, ठीक है, is 0। आप इस चीज को नोट कर लें। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने ये बात कही है कि एवरेज पावर, ठीक है, कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर इज 0। आइडियल कैपेसिटर इज 0। ये चीज आप नोट कर ले बच्चा लोग। अब देखो भाई, मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो आपको पता है कि अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट है, नॉन इंडक्टिव सर्किट का क्या मतलब होता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि आपका एक्सएल और एक्ससी बराबर आ रहा है। इस सर्किट इज नॉन इंडक्टिव। अगर आपको कहीं पे भी कोई स्पेशल केस देके बात करी जाए, इफ सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट है तो क्या हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, और यहां से जेड किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। और जेड अगर आर के बराबर आ गया तो पावर फैक्टर कहां है, ढूंढो उसको। पावर फैक्टर है ये रहा, आर बाई जेड। पावर फैक्टर आपका आर बाई जेड है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, आर बाई जेड इज इक्वल टू आर, आर बाई आर।
दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि पावर फैक्टर हैज वैल्यू 1 इफ सर्किट इज नॉन इंडक्टिव। अगर हमारा सर्किट नॉन इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है, कि भाई अगर आपका सर्किट नॉन इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे 1 रहेगी। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। अगर क्लियर है तो आप क्लियर है बता दीजिए, ठीक है। और जितने बच्चे और भी बच्चे अगर आ चुके हैं लाइव तो अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइव कमेंट सेक्शन में आएंगे, सभी बच्चे, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन से बाहर नहीं जाएगा, आपकी दोबारा अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले बोल चुके हैं बच्चे, आप पता लग जाएगा, गुरलीन कौर, साहिल प्रीत सिंह, मनजोत कौर, गीताक्षी, मंजू चौधरी, जसलीन कौर, इमनंदन प्रीत कौर, किरणदीप कौर, मनरीत कौर, प्रशांत शर्मा, मनीषा, गुरलीन बाजवा, मनीषा भारद्वाज, हरसिमरन कौर, राधेश, हाँ जी, अंशुल राणा, हरजोवन, नवरूप कौर, हर्षिता, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बच्चे कुछ सिलेक्शन कर लूंगा इनमें से जो जो एब्सेंट थे क्लास में, स्टार्टिंग में अटेंडेंस लगा गए थे फिर चले गए थे। जैस्मीन कौर, परमजोत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बच्चों ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको करवा रहा हूँ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। हाँ मैं ये भी कहता हूँ आपको स्पेशली कि इनके रट्टे मारने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। रट्टाफिकेशन में बिल्कुल भी ना जाएं आप लोग, ठीक है। आपको रट्टे मारने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप प्रिपेयर करना चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो आप इस पूरे चैप्टर को विद न्यूमेरिकल्स। ये इतना इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट हो सकता है केवल एक दिन में। एक दिन आपको चाहिए बस, उसी एक दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों अब आता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वॉटलेस और आइडल करंट का, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, वॉटलेस, वोल्टलेस और आइडल करंट। देखो भाई ये क्या चीज है, कैसे हम इससे डील करेंगे। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है और बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाएगा। देखिए कैसे, आपने जो पावर निकाली थी ट्रू पावर, आपने कहा कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इनटू कॉस ऑफ एंगल between EV and IV. That angle you have considered as equivalent to phi. अब अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहूं तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से दी जाएगी इसकी। देखिए कि मेरे पास ये मैंने दो एक्सिस मान ली, एक ये y एक्सिस और ये मैंने मान ली x एक्सिस। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसके विद रिस्पेक्ट मैं सारी कैलकुलेशंस करता हूं। IV और EV के बीच एंगल कितना है 5। मान लीजिए यहां पे इस एक्सिस पे है IV वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो फाई एंगल के साथ यहां पे बैठा है कौन, EV और ये एंगल है आपके पास क्या फाई। तो आप क्या कहते हैं कि सर जी EV के साथ IV का कौन सा कंपोनेंट है, IV का कंपोनेंट है इसके साथ IV cos phi, यानी कि IV cos phi इसको मैं मान रहा हूं I1 और इसका एक साइन कंपोनेंट भी आएगा, दिस इज
IV sin phi, इसको मान रहा हूं बच्चों मैं I2, ठीक है। एक IV cos phi और एक है आपके पास IV sin phi, जिसको मैं मान, अब ये दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, तो अगर मैं एवरेज पावर यहां से निकालना चाहूं, P1 अगर मैं यहां पे कहूं कि ये पावर है, पावर क्या होता है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ EMF एंड करंट। आप सोच रहे होंगे कि सची कैसे ये बात आपने कैसे कह दी भाई एकदम से, मैं इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको कि पावर जो होता है ना, पावर होता है जो रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है एक स्केलर क्वांटिटी एज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और टाइम भी एक स्केलर होता है, तो ये पावर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मुझे यहां इसके लिए पावर निकालनी पड़े, भाई इस जगह के लिए मेरे को पावर निकालनी पड़े, यहां के लिए पावर निकालनी पड़े, तो यहां पे पावर क्या होगा, पावर इज EMF IV करंट I1 इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है 0, तो यहां पे IV इनटू I1, दिस इज द पावर, I1 की वैल्यू रख दो भाई IV cos phi, ठीक है, दिस इज द पावर, ठीक है, पावर। लेकिन अगर मैं यहां पे पावर निकालना चाहूं तो EMF और करंट के बीच एंगल कितना है, यहां पे अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो EV इनटू करंट है यहां पे I2 इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, दिस इज 90 डिग्री, और cos 90 की क्या वैल्यू होती है, 0, यानी कि इस करंट को मेंटेन करने के लिए कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, किसको मेंटेन करने के लिए, IV sin phi को। इसी का नाम क्या है, वोल्टलेस करंट है, इसी का नाम क्या है, वोल्टलेस और आइडल करंट है, दिस इज वोल्टलेस क्योंकि कोई पावर नहीं चाहिए इसे, और आइडल करंट, दिस इज द थिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टलेस और आइडल, वोल्टलेस और आइडल। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ एक NCERT के न्यूमेरिकल्स करवाना चाहता हूं, उन न्यूमेरिकल्स पे थोड़ी बात करेंगे हम। मैं न्यूमेरिकल नंबर 10 पे जा रहा हूं सीधा, NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 10 पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, मैं न्यूमेरिकल NCERT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन न्यूमेरिकल 10 पे जा रहा हूं। इसकी क्या स्टेटमेंट है, NCERT का न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है। ये देखो वोल्टलेस और आइडल करंट, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था जिसको आपने कवर किया, आपको पता चला कि ये IV sin phi जो है वो वोल्टलेस करंट का रोल प्ले करता है। अब मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं, NCERT की मेरे सामने बुक पड़ी है, उसकी बैक एक्सरसाइज से मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया है, ठीक है। चलो, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 10 में की स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। जब मेरे को स्पीड बताई उसने तो मैंने उसको नोट करके लिख लिया 1800 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पता होगा कैसे कन्वर्ट करना होता है। आपने 11th में खूब पढ़ी हैं ऐसी बातें कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास 500 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग 25 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ दे रखी है विंग्स की 25 मीटर लॉन्ग, इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज द मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है और डिप एंगल दे रखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, डिप एंगल आपको दिया है, डिप एंगल कितना दिया है आपको 30 डिग्री, यानी कि डेल्टा आपको दे रखा है 30 डिग्री, और किसी भी मोमेंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है जी, कितना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, 5 × 10⁻⁴
टेस्ला। ओके, अच्छा उसके बाद कुछ और दे रखा है हमें, उसके बाद ठीक है इतनी चीजें दे रखी है, और लेंथ ऑफ विंग भी दे रखा है हमें। लेंथ ऑफ विंग हमें दे रखा है जी कितना, 25 मीटर, 25 मीटर। अब देखो एक बात सुनो मेरी, उसमें स्टार्टिंग में यूज किया गया कि ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट, ट्रैवलिंग वेस्ट। अब आप बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो सभी को पता होगा ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब हमारा जेट कैसे उड़ रहा है, हमारा जेट उड़ रहा है वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरह से इस तरफ जा रहा है वो, उसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड बच्चों। अब आपको क्या कहा गया कि डिप एंगल 30 डिग्री है। डिप एंगल का क्या मतलब है भाई, आप ऐसे बात करते हो, ये होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है R, और ये एंगल आपको डिप एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो आएगी ना वही उसको अफेक्ट करेगी हमारे जेट को, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू। हॉरिजॉन्टल वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, R क्या बनेगा, cos डेल्टा, क्या cos 30 डिग्री, R cos 30 डिग्री। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या साथ चलने वाली अफेक्ट करती होती है क्या, नहीं, साथ चलने वाली अफेक्ट नहीं करती, उसकी परपेंडिकुलर अफेक्ट करती है। उसकी परपेंडिकुलर कौन है, ये है R sin 30 डिग्री, है ना। देखो भाई परपेंडिकुलर अफेक्ट करती है, साथ चलने वाली अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली उसे अफेक्ट करेगी, साथ चलने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हो जाए तो आपको पता होगा BLV का कॉन्सेप्ट होता है लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो पंगा हो जाना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईएमएफ क्या डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, E इक्वल टू होता है जी BLV, और B की वैल्यू कहां से निकालेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, तो R sin 30 डिग्री से निकाल लो। लेंथ आपको दे रखी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो R की वैल्यू कितनी है, आपको किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 5 × 10⁻⁻⁴, sin 30 की वैल्यू 1/2। लेंथ ऑफ वेव कितनी दे रखी है, 25 मीटर, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 500। सॉल्व कर लो जी, दिस इज द ईएमएफ डेवलप्ड जो आएगा आपके पास 3.1 वोल्ट के बराबर, 3.1 वोल्ट। दिस इज द वे वी कैन डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी, है ना। ये हमारे पास है इस तरह। बात ध्यान रखना आप हमेशा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके चलना, जो वेलोसिटी के साथ वाला कंपोनेंट है दैट इज r cos 30 डिग्री, उसको आप कभी भी मेंशन नहीं करोगे, कभी भी मेंशन नहीं करोगे, आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को क्लियर हुआ, या इस न्यूमेरिकल में डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर हुआ, बहुत कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट से बताइए मेरे को कि कितने बच्चों को न्यूमेरिकल कवर हुआ। मंजू, आश्रय, किरणदीप, गुरलीन बाजवा, गीतांशी सिंह, गुरलीन कौर, राजेश, साहिलप्रीत सिंह, हरसिमरन कौर, मनजोत कौर, गौरी ठाकुर, नवरूप कौर, जसलीन कौर, मनरीत कौर, प्रशांत शर्मा, हेमनंदनप्रीत कौर, हरजोगन, दैट्स गुड, मनीषा भारद्वाज, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, जैस्मीन कौर, ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आया कुछ, हैं। चलो एनसीईआरटी का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल,
ठीक है। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट से न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना बच्चों। जो डाउट आए मेरे साथ शेयर कर लेना कि यहाँ डाउट है सर, तो वो डाउट्स भी मैं आपके ले लूंगा। वैसे हमने एनसीईआरटी में एक दिन पहले भी लगाया था, आज फिर से हम लगा रहे हैं कुछ थोड़ा और टाइम। मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 13 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट, ईएमआई पार्ट का न्यूमेरिकल नंबर 13, न्यूमेरिकल 13। न्यूमेरिकल नंबर 13 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 13 ले रहा हूं बेटा, उस पे हम बात करते हैं। इसमें ये कहा गया कि इट इज डिजायर्ड टू मेजर the magnitude of field between the poles of a powerful loudspeaker magnet. A small flat such coil of area with 25 closely wound turns is positioned normal to the field direction. अच्छा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और एरिया दे रखा है कॉइल का, एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन, और उसको एकदम से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, वन कैन गिव इट ए क्विक 90 डिग्री टर्न टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। अच्छा ठीक है जी। द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल by a ballistic galvanometer connected to the coil is 7.5 millicoulomb, ठीक है, 7.5 मिली ना, ठीक है। The resistance of the coil and galvanometer is, resistance भी दे रखा है जी, estimate the field strength। देखो भाई कैसे काम किया गया। एक लाउड स्पीकर दिया गया, उसमें कॉइल लगी है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, उसको एकदम से बाहर निकाल लिया उस मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब आपको जो कॉइल दी गई उसका एरिया आपको स्पेशली मेंशन किया गया, उसका एरिया था कितना, एयर जो कॉइल आपको दी गई उसका एरिया मेंशन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का पावर 2, सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया था। उसको एकदम से खींच के बाहर निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड से, बाहर निकाल लिया ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाहर निकलने के बाद कितनी, 0, यानी कि उसका जो फाइनल फ्लक्स है, फाइनल जो फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स फाई, वो उसका कितना है, 0 है। एक बात मुझे ये भी पता चला। और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 25 आई थिंक दे रखे, हाँ जी, नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइन दे रखे। जब आपने उसको बाहर निकाला उस टाइम उसके साथ जो करंट एसोसिएट था वो था 7.5 मिली कूलम। मिली का मतलब है यहाँ पे 7.5 into 10⁻³ कूलम। एक बात ये, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.5 कूलम, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.5 कूलम, सॉरी ओम, 0.5 ओम। देखो बच्चों क्या पूछना चाहता है ये हमसे, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज किया है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन को अगर चेंज किया है तो करंट हम उस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। कैसे कि मैं कहता हूं कि जी करंट क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और ईएमएफ आपके पास क्या होती है, d phi by dt डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज 1 by r। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n, तो n से मल्टीप्लाई करो। ईएमएफ किसका रेसिप्रोकल होता है, तो माइनस यूज करो, फ्लक्स में चेंज जिस डायरेक्शन में होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, एंड d phi by dt दैट इज इक्वल टू r i। तो यहां से माइनस ऑफ n by r into d phi इज इक्वल टू i dt आ गया हमारे पास, i dt। अब i dt किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है भाई, करंट इनटू टाइम क्या बनता है, चार्ज। सो चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो किसका, i dt का करंट इनटू टाइम चार्ज ही होता है, माइनस ऑफ क्या, इंटीग्रेशन n by r into d phi।
n by r into d phi। अब फ्लक्स आपके पास केवल और केवल इनिशियल है, फाइनल तो आपका 0 है, तो d phi की वैल्यू सीधी आप रख दो क्या, phi, ठीक है ना। तो इनिशियल फ्लक्स और ये फाइनल फ्लक्स और ये d phi, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आपके पास ये आ जाएगा n by r, इनिशियल फ्लक्स ले लो phi, इनिशियल फ्लक्स ले लो phi, तो q is equal to n by r into phi, n by r into phi। अब आपको क्या कहा गया स्टार्टिंग में कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि फ्लक्स जो स्टार्टिंग वाला फ्लक्स था वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 0, दिस इज BA। यानी कि अब आपके पास Q is equal to n by r, इनिशियल फ्लक्स है BA, तो Q is equal to n BA by r। आपको क्या चाहिए भाई, आपको तो B चाहिए, तो B is equal to Q into R by n into A। चार्ज कितना है, चार्ज है 7.5 into 10 raised to power minus 3, रेजिस्टेंस है 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स है 25 और एरिया है 2 into 10 raised to power minus 4। सॉल्व कर लो जी, सॉल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, ये आएगा आपके पास 75 into 5 into 10 raised to power minus 5 into 10 raised to power plus 4 और 25 into 2, ठीक है। 25 3 जा 75, 15 by 2 into 10 raised to power minus 1, 1.5 by 2, ये है 0.75, क्या निकाला आपने, मैग्नेटिक फील्ड, तो 0.75 टेस्ला, 0.75 टेस्ला, ठीक है, 0.75 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, इसमें आपको सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस कॉइल के साथ कितना उसमें चार्ज दे रखा है, इतना चार्ज दे रखा है और रेजिस्टेंस उस कॉइल का इतना दे रखा है, ठीक है। और उसको इनिशियली उसका जो एरिया है और जो मैग्नेट्स का एरिया उनकी डायरेक्शन सेम है, उनके नॉर्मल की डायरेक्शन सेम है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल उनके बीच ही। अब उसको ना फटाक से खींच के बाहर निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड से, तो फाइनल फ्लक्स उनका क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्या देखा कि भाई किसी करंट कैरिंग कॉइल को बाहर निकाल के लाए हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो करंट कैरिंग कॉइल को जब बाहर निकालते हैं तो फ्लक्स में चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो वहां करंट कितना होगा, करंट होना चाहिए ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और ईएमएफ हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता है स्पेशली, दैट इज n d phi by dt विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय 1 by r। तो यहां से मैंने I dt निकाला और I dt जैसे ही मेरे को दिखा मैंने कहा ये तो यार चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो Q की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई, दैट इज इक्वल टू n by r into phi, और phi की वैल्यू मेरे पास बनी BA, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और रख के मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, दैट इज Q into r upon n into a, वैल्यूज रखी, सॉल्व कर लिया, मेरे पास वैल्यू आई 0.75 टेस्ला। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 13 ऑफ NCERT। NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 13 था जो मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया। तो सभी बच्चे NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जितने भी डाउट्स आएंगे वो प्लीज मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही बच्चों, एक बार जरूर बता दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अपने कलीग्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये बात जरूर बताएं कि आपकी अटेंडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस बार अटेंडेंस का आपके टोटल पूरे कंप्लीट मार्क्स के साथ लेना देना होगा बच्चों। इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है और आपके फुल में से फुल मार्क्स लग रहे हैं, हाँ वो लगेंगे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल बच्चे होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगेंगे, लगेंगे, लेकिन जब आप में से बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट रह रहे हैं लगातार, जिन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं करी है, उनको मार्क्स किस बेसिस पे दे दिए जाएंगे मुझे ये बता दो, ठीक है। तो आप अपने साथियों को जरूर कहें कि क्लासेस अटेंड करें रेगुलरली, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन क्लासेस को
किसी भी हालात में मिस ना होने दे बच्चा पार्टी, किसी भी हालात में, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स लगने हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों। बहुत बढ़िया। आश्रय, नवरूप, मनीषा, शोभित, मदान, शोभित अब आया है, विपुल, संजना, जसलीन कौर, मनरीत, गीतांशी, हरसिमरन, मंजू, मनजोत, गुरलीन बाजवा, प्रशांत, राधेश। प्रशांत, राधेश, आश्रय ये लगातार है क्लास में, बहुत बढ़िया। गौरी ठाकुर ये भी लगातार है बच्चा। साहिल प्रीत, बहुत बढ़िया। साहिल प्रीत भी रेगुलर है। अब इनमें से कुछ बच्चे हैं जो आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, किरणदीप कौर, हेमनंदनप्रीत कौर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, नए चैप्टर के लिए, ईएम वेव के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।